यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तमाम लोगों ने बचपन से सुना होता है। तमाम लोग धीमे धीमे जानते हैं कि डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस इसके ज़रिए बनते हैं और सबकी अपनी अलग अलग कहानी। मेरे साथ आज शक्ति दुबे हैं जो कि यूपीएससी टॉपर हैं, रैंक 1 इन्होंने हासिल किया है और इनकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। शक्ति 5वें अटेम्प्ट में अपने प्रयास में सफल होती हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 लाती हैं और जब ये रैंक आती है तो आप खुद आश्चर्य में थी, चौंक जाती। क्या हुआ था उस वक्त? रिज़ल्ट आया था तो पहले तो ऑब्वियसली डर था कि यह होगा या नहीं होगा इस बार। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे बताया भी है, मैं काफ़ी दुखी थी सुबह से बिकॉज पिछले बार भी हुआ था कि मैं इंटरव्यू तक गई थी बट क्लियर नहीं हो पाया था एग्ज़ाम। फाइनली आया तो कुछ मिनट के लिए लगा नहीं हो सकता है कि फेक पीडीएफ और समथिंग, बट अब 1 महीने हो चुके हैं। अब रियलाइज़ हो गया है कि फाइनली जो इतने सालों की मेहनत थी वो कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। इतने सालों की मेहनत थी, मेहनत शुरुआत कब हुई थी? यूपीएससी के बारे में आपको कब पता चला? जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे यूपीएससी के बारे में ग्रेजुएशन के बाद पता चला, जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था कि डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस इस तरीके से बनते हैं। आपको कब पता चला? देखिए आईएएस आईपीएस के बारे में पापा से सुना था क्योंकि पापा यूपी पुलिस में हैं, तो वो उनका सपना था कि बड़े होके तुम आईपीएस बनो, क्योंकि वो आईपीएस को देखते थे, उनको रिपोर्ट करते हैं लोग। तो पापा का सपना तो था बट ये नहीं पता था कि उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई और तब था एक ऐसा टाइम कि या तो मैं रिसर्च में जा सकती थी या अपने लिए कोई और स्ट्रीम देख सकती थी। उस वक्त मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। 2018 का वो टाइम था और तब उस वक्त की टॉपर थी टीना डावी मैम, तो उनको ही मैंने देखा था, उनको ही सबसे पहली बार सुना था और यूपीएससी के बारे में फिर मैंने आइडिया लगाना शुरू किया। बट जैसे क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, फैमिली में भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल तो हुई थी इनिशियली, इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट भी लग गए और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो हमेशा जॉब के साथ ही तैयारी करी, तो इस वजह से समझने में ओवरऑल थोड़ा टाइम लगा। आपने बताया पिताजी आपके यूपी पुलिस में है, क्या पोस्ट? पापा भी सब इंस्पेक्टर हैं। जी जी। सब इंस्पेक्टर की बेटिया आईएएस बनने जा रही है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने क्लियर किया फाइनली? आई थिंक वो लोग भी बहुत सुकून में हैं, उनको भी इसी बात की खुशी है क्योंकि उन्होंने भी मुझे इतने सालों से मेहनत करते देखा है। एक पॉइंट के बाद उनको भी पिछले बार बहुत दुख हुआ था उन्हें भी मेरी वजह से, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद जब आप उस जगह पे नहीं पहुंचते हो जो आप चाहते हो तो थिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो दे वर वेरी सैड फॉर मी एक्चुअली, और इस बार जब हो गया तो उनका यही है कि तुमने इतना जो मतलब मेहनत किया, फाइनली गॉड हैज़ गिफ्टेड यू विद दैट, तो बस वो भी बहुत सुकून में हैं, खुश हैं। असफलता की बात होती है हमेशा, पर ये 4 बार की असफलता थी, इसका सफ़र कैसा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल मुझे लगता है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में कि 4 बार आप नहीं निकाल पाए और जाहिर सी बात है कि लड़की होकर और मुश्किल हो जाता है, समाज में चैलेंज और बढ़ जाते हैं क्योंकि तमाम मुझे लगता है कि वो 4 रिश्तेदार कहा जाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, उस तरह की बातें भी आती होंगी। तो पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था कि मैंने जॉब के साथ तैयारी शुरू की क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तब पापा हेड कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, तो उस वक्त मैंने जॉब के साथ तैयारी शुरू की तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई को दे नहीं पाती थी। लेकिन जब कोविड आया और फिर मैं दिल्ली से अपनी फाउंडेशन कोर्स करके वापस चली गई, तब मैंने सोचा कि शायद एक बार अच्छे से सब छोड़ के फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो उस वक्त भी मैं बहुत डायलेमा में थी कि जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता होगा नहीं होगा। तो उस वक्त भी मम्मी और पापा का यही था कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, अगर आपको लग रहा है अगर आप फुल फोकस से प्रिपरेशन करके कर लोगे तो किसी की मत सुनो, हम हैं यहाँ पे। और आई थिंक 5 साल 6 साल हो चुके हैं कि हम फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते थे, गैदरिंग्स में नहीं जाते थे, पेरेंट्स लेकिन रहे हैं वहाँ, उन्होंने बहुत कुछ सुना है। बट ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जर्नी। हर किसी को अपना वो जो बोलते हैं संघर्ष होता है वो सबको जीना पड़ता है, ये हमारा था, हमने जिया, बट अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस इट्स ऑल पॉसिबल। वो 4 लोग शांत हो गए होंगे मुझे लगता है जो बोलते हैं। मैं आपके भाई के बारे में जानना चाहूँगा, एक रील बड़ी वायरल थी आपकी, मैंने देखा, जिसमें आपने बताया कि आपके भाई ने एक मैसेज दिया था आपको जो कि बड़ा मोटिवेटिंग रहा। मैं चाहता हूँ आप बताएं दर्शकों को। एक्चुअली अब हम भाई बहनों में आपस में बड़ा लाइक रहता है कि हम साथ ही रहे हैं, बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई करी है, ठीक है, तो ये रहा है कि हमारा हमेशा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है। अगर घर में भाई बहनों का सपोर्ट ना हो तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम बड़े थे, तो आई थिंक वो हो जाता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट एम्प्लॉयड, वो हम पे थी। बट फिर भाई का ये था कि जैसे उसका बैचलर्स ख़त्म हुआ उसने तुरंत IT सेक्टर में उसने जॉब ले ली एंड ही वाज लाइक मैं काम कर रहा हूँ, तुम जॉब छोड़ो, तुम पढ़ाई करो, तुम कर लोगी, बिकॉज उसे पता था कि मुझे कितना जुनून था यूपीएससी का। तो तभी उसने कहा था लास्ट ईयर जब मैं फेल हुई कि हताश मत हो, मेहनत करो, शायद भगवान ने तुम्हें रैंक 1 के लिए बचा के रखा है। एंड फिर वही शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली तो वो इट इज़ लाइक दिस। लास्ट जो 4th अटेम्प्ट था मुझे लगता है, तब भाई ने इनके कहा कि आप चिंता मत करें, हो सकता है कि जो नंबर 1 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 1, वो आपके लिए बचा के रखी हो
और देखिए कभी कभी ज़ुबान पर सरस्वती माँ होती हैं और ये बात सही भी निकली। थोड़ा सा मैं तैयारी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका क्या प्रोसेस रहा आपका, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेक्शन वो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। उसके बाद फिर गाइडेंस की बात होती है कि कोचिंग वगैरह करना, तो कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग? मेरी जर्नी तो काफ़ी लंबी रही है, तो हर अटेम्प्ट में मैंने कुछ ना कुछ नया किया है। तो मैं ये एक डायरेक्ट चीज़ नहीं बता सकती कि आप पहली बार में ये कर लोगे और वर्क कर जाए, क्योंकि मैंने बहुत से हिट एंड ट्रायल्स किए। नहीं, मैंने तो पूरी की। फिर बायोकेमिस्ट्री था मेरा, तो वो सब्जेक्ट है नहीं ऑप्शनल की तरह, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को चूज़ किया था, बिकॉज वो मुझे लगा था कि आई थिंक मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था, जीएस पेपर से ओवरलैप भी था, और आई थिंक अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ को देखकर मैंने PSIR को ही ऑप्शन की तरह चूज़ किया था। ये था। कोचिंग की बात करें तो हाँ, इनिशियली मैंने फाउंडेशन कोर्स तो किया था, बट आई थिंक यूपीएससी में सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज हर साल आपको वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब अगर मेंस में हर कोई एक ही तरीके का आंसर लिख रहा है, तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो जो यूनिकनेस आंसर में आती है, दैट कम्स फ्रॉम योर ओन हार्डवर्क। वो हमने न्यूज़पेपर से आप कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स पिकअप कर रहे हो, कोई मैगजीन से पिकअप कर रहे हो, तो ये जो सेल्फ वर्क होता है, आई थिंक वो यूपीएससी में यूनिकनेस लेकर आता है। सो सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत बड़ा रोल है। मैंने ये भी सुना था कि आप पढ़ाई, कोचिंग या जो आपने कोर्स था वो करने के बाद आप घर गई थी, घर से तैयारी की, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ घबराते हैं कि दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं तो घर नहीं जाएंगे, घर में माहौल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको कैसे सामना किया? मैंने तो 2018 में जब मैं अपना BHU से पास आउट हुई, फिर मैं आ गई थी दिल्ली, और वहीं 9 महीने मैं यहाँ थी, जहाँ जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया उसके बाद मैं वापस चली गई थी घर। वहीं पर ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को और साथ में अपनी तैयारी कर रही थी। उसके बाद कोविड आ गया, तो भी मैं घर ही पे थी। एंड देन उसके बाद मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे सकते हो। जो एडिशनल बर्डन होता है बाहर रहने का, वो आपके ऊपर नहीं रहता है। एडिशनल खर्चा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली बहुत ही कॉस्टली है, तो वो भी नहीं होता। तो आई थिंक ये सब कुछ मिला के मुझे कंफर्टेबली घर पर रह के पढ़ना अच्छा लगा, बिकॉज पेरेंट्स का भी इमोशनल सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से जब कभी आप हताश हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, भाई बहन से बात कर सकते हो। तो आई थिंक वो एक आपका जो मेंटल सेटअप होता है, दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय होम, जो मुझे लगता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत अवेलेबल हैं, आई थिंक स्टूडेंट शुड गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप अपने घर के कंफर्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं तो दे शुड गो फॉर दैट। एक बात ये भी बड़ी आती है कि अगर यूपीएससी निकालना है तो आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नींद कम करनी पड़ेगी, समाज छोड़ना पड़ेगा, सोशल कट ऑफ करना पड़ेगा, ये सब कितना सही है? खासतौर जो घंटों की बात हो। घंटे तो बहुत ज़्यादा हैं, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी थी कंसिस्टेंटली। उसमें भी ऐसा होता था कि हाँ, 1-2 हफ्ते पे जब बहुत ही बर्नआउट हो जाता था तो एक दिन का ब्रेक भी ले लो और साथ में। बट हाँ, मेरा ऐसे कुछ बहुत बड़ा सोशल सर्कल रहा नहीं कभी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कि सोशल सर्कल से कट ऑफ करना पड़ेगा। ना मैं सोशल मीडिया पे थी तब, तो वो सब प्रॉब्लम उतनी थी नहीं। हाँ, कोविड के टाइम पे मैं सोशल मीडिया अकाउंट मैंने बनाया, बट उसको भी मैं बहुत लिमिटेड यूज़ करती थी। रैदर अगर मैं बताऊँ तो इस बार ही मैंने कुछ ऐसे पेजेस सोशल मीडिया पे फॉलो कर रखे थे, जहाँ से बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैंने पिकअप किए, जो मैंने इस बार एथिक्स वगैरह में कोड किए थे। और मुझे लगता है कि दैट हैज़ हेल्प माई आंसर्स लुक थोड़ा यूनिक ऑल्सो, क्योंकि हर कोई अगर एक ही मतलब चीज़ को कोड कर रहा है एग्जाम्पल में, आप कुछ यूनिक लेकर आते हो, कुछ नया लेकर आते हो, तो एज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर चीज़ का अपना मतलब तरीका होता है डील करने का। मैंने उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से की, अपने से कोशिश। आई थिंक दैट आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है, वो आपने किया और वो आपको हेल्प भी किया। जी, आई लाइक टू मेंशन एक बेटर इंडिया वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की अपनी माई गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो वो सब शी द पीपल TV है, तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की थी, जहाँ से मैं रेलेवेंट एग्जांपल्स पिकअप कर सकती थी। और आई थिंक एथिक्स में, ऐसे में इसको कोड करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सोशल मीडिया अगर मैं देख भी रही थी, तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इंटरटेनमेंट नहीं देखती थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ से फ्रूटफुल एग्जाम्पल्स पिकअप करना एक्सेट्रा, आई थिंक दैट हेल्प। ब्रेक की बात भी की थी और अभी एंटरटेनमेंट कीवर्ड आया, तो एंटरटेनमेंट के लिए, ब्रेक के लिए क्या आप करती थी? मतलब वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, क्या इस तरह की कोई हॉबी या करते थे कि या इनसे बचते थे? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे वेब सीरीज़ में उतना इंटरेस्ट है नहीं, कभी रहा नहीं। और मेरी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं कोई चीज़ देखने लगती हूँ तो मैं उसमें पूरा घुस जाती हूँ, तो फिर मैं उस जोन में चली जाऊँगी। तो वेब सीरीज़, मूवीज़ मैं बहुत कम देखती थी। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो है लिखना, तो मैं खाली टाइम में आई यूज़ टू राइट, डायरी लिखना, पोएम लिखना, कहानियाँ लिखना, और या फिर कोट्स लिखना, ये मैं करती थी। और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया, बात कर लिया, बैठ गए, तो ये सब चीज़ों से आई थिंक मैं अपना आपको रिलैक्स कर लेती थी। इंस्पिरेशन की बात भी बहुत होती है कि भाई आपको 4 बार सफलता मिली, तो किसी की तरफ देखना, किसी से इंस्पायर होना, कोई पर्सनैलिटी जिससे रोबोट एक ड्राइव आए अंदर, ऐसी भी कोई पर्सनैलिटी, कोई इंस्पिरेशन?
पर्सनैलिटीज़ तो देखो आपको हमें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन एक ऐसा जिस इंसान को हमने अपने सामने स्ट्रगल करते देखा हो और कभी हार ना मानते देखा हो, तो वो मेरी मॉम ही रही हैं, मेरी मम्मी रही हैं। उनको मैंने देखा, बहुत प्रॉब्लम आई, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुए, वो फिज़िकली मेंटली उन्होंने बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई उनकी, लेकिन शी ऑलवेज लाइक रोज़ बैक। उन्होंने हमें भी यही सिखाया, तो आई थिंक वो नहीं हारना मम्मी से ही आया है हमें, एंड इट कंटिन्यूड। तो वो माई रोल मॉडल इज़ माई मॉम, माई मदर। वो एक फिल्म में डायलॉग है कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है, वो मुझे लगता है रेलिवेंट आप बता रही हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल, क्योंकि पापा का ये है कि पापा ड्यूटी में रहते थे, उन्होंने जितना हमें बाहर सपोर्ट दिया है, क्योंकि कोई कुछ भी कह रहा है तो पापा हैं कि मैंने मेरा शील्ड, लेकिन घर पे जो इमोशनल सपोर्ट था वो पूरा पापा मम्मी दोनों का। तो आई थिंक फैमिली से बाहर मैंने कभी रोल मॉडल्स देखे नहीं। दे हैव ऑलवेज बीन माई रोल मॉडल, दे हैव ऑलवेज बीन माई सपोर्टर्स, एंड आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। कीवर्ड बड़ा आजकल ये भी चलता है मेंटल हेल्थ का, कि जब असफलता आती है तो तमाम तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, प्रेशर भी आता होगा, ऑब्वियसली हर से आपको सपोर्ट, तो उसके बावजूद प्रेशर आता होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, घूमते हैं, क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ की एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे लगता था कि शायद जिस दिन मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ तो ये व्हाट इज़ एंजाइटी, व्हाट इज़ डिप्रेशन, ये आप नहीं फील करोगे क्योंकि लाइफ सेट हो जाएगी। बट आई रियलाइज़ मेंटल स्टेट एक बहुत ही फ्रजाइल स्टेट होता है जो बहुत सी चीज़ों में डेवलप होता है। हमें लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने क्लियर किया है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं होता है। इट डजंट हैपन्स लाइक दैट। बट हाँ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि एक मोनोटोनस रूटीन है, क्योंकि आपको वही चीज़ें, अगर आप एक बार फेल हो रहे हो, आपने जो किताबें एक बार पढ़ी उसको आपको दोबारा पढ़ना है। मैं 4 बार फेल हुई, मैंने उसको 4 बार पढ़ा है। तो एक पॉइंट के बाद वो जो मोनोटोनस रूटीन आ जाता है, कभी कभी ऐसी एंक्शियसनेस कि मे बी मेरा होगा ही नहीं कभी, मे बी मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मे बी अपना ईयर्स वेस्ट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमेशा आपको एक क्वेश्चन मार्क रेस करती हैं। बट आई थिंक जो मैंने हमेशा हर जगह बोला, आई डोंट नो बच्चों उसको रेलेवेंट समझेंगे या नहीं, बट मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि खुद से बात करना। तो आई यूज़ टू टॉक टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात करती हूँ खाली रूम में बैठ के, खुद ही को क्वेश्चन, खुद ही को आंसर, टू जस्ट गेट बैक टू अ स्टेट। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को समझ लेते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो आई थिंक उसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आई थिंक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब भी इशूज़ हुए हैं, एक तो मैंने खुद से बात की, दूसरी मैंने भगवान से बात की, तीसरा आई ऑलवेज बीन टू माई मॉम कि ये ऐसा है, मुझे लग रहा है नहीं होगा और समथिंग। तो उनकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि आपने लाइफ में इतना किया है, आपने इतनी मेहनत करी है, इस बार हो जाएगा मेहनत, तो वो चीज़ आई थिंक थोड़ा रिफ्लेक्ट की फिर उसमें। इस वक्त भी मानती हैं, क्योंकि मैं एक बार एक IAS से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर तमाम एस्पिरेंट्स एकदम सेम लेवल पे आते हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, सारी तैयारी कर चुके होते हैं, कोई सक्सेस होता है, कोई नहीं होता है। जैसे आपका तो रैंक 1 आया, थोड़ा किस्मत करोल मानती हैं? अभी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, ठीक है, इस बार भी मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो पिछले बार मैं भी उतनी ही डरी हुई थी इस बार कि क्या पता पिछले बार की तरफ फिर से मेरा नाम लिस्ट में ना हो। मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे कहा था, मैं आज फिर कहूँगी कि यूपीएससी में टॉपर्स नहीं होते हैं, यूपीएससी में रैंकर्स होते हैं। हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, वही 1-2 मार्क्स का खेल है, थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा इधर, किसी का ऑप्शनल में भी कहीं अच्छा काम आ गया हो, किसी का इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हों जो उन्होंने प्रिपेयर किए हुए थे। तो लक का बहुत रोल होता है। मैं आई लिटरली नो दैट लास्ट ईयर मैंने इतनी ही मेहनत की और मैं लिस्ट के बाहर थी। लास्ट में भी इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ होगा और मैं रैंक 1 हूँ। ये नहीं है कि मेरे बाद के रैंक वाले बच्चों ने कम मेहनत की है या उनका मे बी नॉलेज मुझसे कम। माइट बी देयर आर पीपल हु आर मोर ब्राइटर देन मी, बट दे आर ऑन द लोअर रैंक, बिकॉज आई डू रियलाइज इस एग्जाम में लक तो है, किस्मत है। स्पेसिफिकली आप प्रीलिम्स में देखो, जो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ, मैंने पेपर देखा, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं जाती, वो फियर आज भी, वो रैंक 1 होने के बाद भी जब वो पेपर मैंने देखा, मुझे उतना ही डर लगा जितना मुझे पिछली बार एग्जाम हॉल में बैठ के लगा था। सो आई थिंक ये जो है अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम की, वो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट करती चली जाती है, एंड आई थिंक लक डज प्ले अ रोल इन दैट। प्लान बी की बड़ी बात होती है, तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच ये बात कही जाती है कि आपका एक मेंटल लेवल तो हो गया है और होना ना होना वो अलग विषय है, तो कोई प्लान बी भी तैयार करके रखिए, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे। और आप जैसे लोग जिनका 4 राउंड हो चुका था, 5वें में होता है, तो कोई प्लान भी चलता है दिमाग में, क्या ये ज़रूरी चीज़ है? प्लान भी 2 रीजंस के लिए होता है। एक अपने खुद के सेल्फ वर्थ के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको फील होने लग जाएगा कि मे बी आप यूजलेस हो, आपसे कोई एग्जाम निकले और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप वर्थलेस हो। सेकंड, आई थिंक प्लान बी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई केस दोनों चीज़ वॉज अ प्रॉब्लम, बिकॉज पापा वॉज द सोल अर्निंग पर्सन। तो मैंने तो जॉब के साथ ही प्रिपरेशन शुरू करी थी। मैंने 2021 में जॉब छोड़ी थी प्रॉपर, और उसके बाद मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की। फिर लास्ट ईयर फेल होने के बाद मैंने मेंस लिख के वापस एक जगह को ज्वाइन कर लिया था। तो प्लान भी मैंने हमेशा साथ में लेके चली, क्योंकि उससे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वो रहता है, और एक खुद का कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, तो वो रहता है। आई डू गिव इम्पोर्टेंस टू प्लान बी। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप पहले ही
अटैम्प्ट में प्लान बी लेकर आ जाओ। पहले 1-2 अटैम्प्ट फुल प्रिपरेशन के साथ अच्छे से देना चाहिए, बट अगर आप कुछ चीज़ों के में बार बार फेल हो रहे हो तो आई थिंक उसके बाद यू नीड टू हैव एन ऑप्शन। या अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो आप अपने फील्ड में वापस जा सको, अगर आप लाइक साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप PhD या रिसर्च में देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आई थिंक हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। तो प्लान भी था। मैं तो अभी क्योंकि मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया, मुझे ऑलरेडी 5 years हो चुके थे, मैं वहाँ से भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, तब मेरे पास इंस्पायर फेलोशिप थी टू गो फॉर PhD, बट दैट टाइम मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू क्लियर इट इन फर्स्ट 2 attempts, बट नहीं हो पाया। अभी तो मैंने टीचिंग को ही अपना पैशन बना लिया था, तो पहले ट्यूशन्स देती थी, अब मैंने कोचिंग में मेंटरिंग शुरू करी थी। सो और क्योंकि PSIR मेरा ऑप्शनल रहा है, तो आई वाज गुड एट पॉलिटिकल साइंस, तो आई थिंक उसमें बच्चों को गाइड करना या जोग्राफी में गाइड करना, सो आई वेंट स्टार्टेड एंटरिंग दैट फील्ड कि अगर इफ़ नॉट मी देन मे बी आई कैन गाइड पीपल टू सी मतलब द लाइट टू देयर ड्रीम्स की कैसे हो सकता है कैसे। आखिरी सवाल है मेरा, मैं अभी 12th जो टॉपर्स उनको सुन रहा था, और वैसे भी मैं जब 11th-12th के बच्चों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनके दिमाग में बड़ा चलता है IAS बनना, IPS बनना, वो भी जानते नहीं है बहुत उस विषय में। तो वैसे जो बच्चे हैं जो भी 12th पास किए हैं, टॉप किया है, 90% के ऊपर नंबर लाए हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि कितना मुश्किल है जर्नी और कैसे चुनाव करें, कैसे आगे बढ़ें? आई थिंक 12th में तो ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, ये बच्चों पे डिपेंड करना चाहिए पहले। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपना देख लिया UPSC करने का, बट मे बी दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, मे बी दे आर वेरी गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आई थिंक उन लोगों को उस फील्ड में रिस्पेक्टिवली दे गो, सक्सेस रेट वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू UPSC। यहाँ पे 99% ऑफ यू आर लाइक डेस्टाइन्ड टू फेल। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आई थिंक आई नो दैट लोग फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, बट इफ़ यू सी देयर आर स्टूडेंट्स ऑल्सो आर फेलिंग बैक टू बैक, जिनकी स्टोरी कोई नहीं जानता, जो 6 अटैम्प्ट देकर एंड दे आर नाउ सिटिंग बैक एट होम लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो आई थिंक UPSC को बिना समझे ऐसा डिस्क्रीट कर सोच लेना कि UPSC ही करना, उसके बेसिस पर हमने सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर लिए, हमने बैचलर्स भी स्टार्ट कर दिया, एंड इन दी एंड आपको पता चला कि ना अब आप उस फील्ड में वापस जा सकते हो जिसमें आप अच्छे थे, और ना आप UPSC में एक्सेल कर पा रहे हो। तो आई थिंक इट हैज़ टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन टू गेट इनटू समथिंग लाइक UPSC। थैंक यू शक्ति बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि आपने 4 अटैम्प्ट में नाकामी के बाद आप लड़ती रहीं और आप 5वें में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, मुझे लगता है कि काफ़ी मोटिवेटिंग होगा सबके लिए। तो आपको शुभकामनाएं आगे के सफ़र के लिए। बाकी आपने देखा पूरा इंटरव्यू कैसे एक यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बिटिया टॉप मारती है UPSC में और अब वो IAS बनने जा रही है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप इस इंटरव्यू से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।